नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सुविद्या पर। आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे सीटीपी से रिलेटेड, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। और एक बार और मैं बता देती हूँ एक चीज कि टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ सकते हैं। सुविद्या आप सर्च करें टेलीग्राम पर, या फिर मालविका चौधरी सर्च करें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के कुछ प्रश्न जो कि हैं बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित। तो आपका पहला प्रश्न है, कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड, इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। पहला ऑप्शन है, जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। दूसरा ऑप्शन है, यह बालकों की सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है। या फिर बालक निराश और आशंकित रहते हैं। या फिर यह कद को प्रभावित करता है। माल न्यूट्रिशन है, बच्चा अगर कुपोषण से के प्रभाव से ग्रस्त है तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं होगा। इट अफेक्ट्स द ब्रेन सेल्स इन द लेटर ईयर्स ऑफ द लाइफ, इट अफेक्ट्स द चाइल्ड्स लर्निंग एबिलिटीज, द चिल्ड्रन टेंड टू बी डिप्रेस्ड और नर्वस, और इट अफेक्ट्स ग्रोथ इन हाइट। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं कुपोषण की, तो कुपोषण के समय बहुत सारे प्रभाव जो है बच्चे में देखे जा सकते हैं। एक तो होता है कि भाई बच्चे की वृद्धि जो है वो रुक जाए, बिल्कुल सही अफेक्ट करता है। बच्चे जो है निराश और आशंकित भी महसूस करते हैं, ये बात भी सही है। बच्चों को बहुत जल्दी थकान आ जाती है। इसी के साथ बच्चे की जो सीखने की योग्यताएं होती है वो भी कम हो जाती हैं। बच्चे का शरीर का जो वजन है वो भी कम हो जाता है, कमजोरी ज़्यादा आ जाती है, लर्निंग एबिलिटीज़ जो हैं बच्चे की अफेक्ट होती है, कम हो जाती हैं। इसका मतलब बी, सी और डी ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। लेकिन अगर हम बात करें कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सत्य नहीं होगा कि जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। तो इस पहले प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। तो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटवर्ड एक्सप्रेशन ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है, वय संधि काल। इसका मतलब प्यूबर्टी जो एडोलेसेंस वाली जो एज होती है बच्चे की, पूर्व किशोरावस्था जिसे हम कहते हैं, तो ये जो अवस्था होती है इसका थोड़ा भाग हम कह सकते हैं कि जब बाल्यावस्था खत्म होने वाली होती है तब, और या फिर हम कह सकते हैं किशोरावस्था की जब जस्ट शुरुआत होती है, तो वो जो पीरियड है वो प्यूबर्टी पीरियड कहलाता है। हिंदी में से वय संधि काल कहते हैं। तो इनमें से कौन सा कैरेक्टर जो है वो जो पूर्व किशोरावस्था है उसमें नहीं दिखाई देता है। अब चार ऑप्शन है आप लोगों के सामने, प्रभुता या सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, या सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठकर खेले जाना को अधिक पसंद करना। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं प्यूबर्टी के टाइम, तो प्यूबर्टी का जो टाइम होता है बच्चा जो बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं अस्थिर होता है, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कई बार नकारात्मक प्रवृत्तियां भी बढ़ जाती हैं। तो उन सब आधारों पर हम ये कह सकते हैं कि प्यूबर्टी के टाइम बच्चे में अशांति होती है, प्रभुता के विपरीत विरोध भी वो करता है, आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही होता है। ये सारी अभिव्यक्ति जो है बाह्य अभिव्यक्ति पाई जाती हैं। लेकिन ऑप्शन डी जो होगा यहाँ पर वो सही नहीं है, ये बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होगी कि बच्चा जो है एक्टिवली जो गेम्स होते हैं उनकी जगह पर बैठ कर खेलना अधिक पसंद करे। इस उम्र के बच्चे जो हैं वो सक्रिय खेलों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। तीसरा प्रश्न है, which of the following statements is not in agreement with the development of middle school children। इनमें से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास से सहमति नहीं रखता है। ठीक है, मतलब मिडिल स्कूल के जो बच्चों का विकास से संबंधित कौन सा जो कथन है वो गलत है। पहला ऑप्शन है, सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। ओके। सेकंड ऑप्शन है, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते। तीसरा ऑप्शन है, बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभाविकता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। और चौथा ऑप्शन है, अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान रखें कि अगर बच्चा मिडिल स्कूल के स्तर पर है तो उस कंडीशन में विद्यार्थियों का शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। ओके, जो बॉडी में चेंजेस होते हैं वो मिडिल क्लास में जब बच्चा होता है, ठीक है, मिडिल स्कूल का जो चिल्ड्रन है वहां पर बालकों में तीव्र गति से जो चेंजेस हैं वो होते हैं, शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है। और कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सहमति नहीं देखेगा, ऑप्शन बी जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिलेशनशिप ऑफ लर्निंग एंड मैच्योरेशन। ठीक है, अधिगम की अगर हम बात करते हैं और परिपक्वता की बात करते हैं तो इनमें से कौन सा कथन इन दोनों से संबंधित सही है। अधिगम आप सभी जानते हैं लर्निंग की जिसकी हम बात करते हैं, और मैच्योरेशन की एक स्टेज होती है, भाई एक टाइम के बाद परिपक्वता जो है व्यक्ति में आ जाती है, हम ऐसा भी मानते हैं। तो इन दोनों को मानते हुए कथन जो है जो सही लगता है वो आपको बताना है। ऑप्शन 1 है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। ऑप्शन सी है, बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब वे प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। या फिर बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो क्या लगता है आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर? तो देखिए 4 ऑप्शंस में अगर हम बात करते हैं कि बालक की जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, ठीक है, जो बच्चे की इन्नेट कैपेसिटी हैं, उनको बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एक बच्चे में जो शक्तियां हैं वो अपने आप धीरे धीरे समय के साथ उभर के आएंगी। वैसे ही सही है, हम कंप्लीटली रॉन्ग नहीं कह सकते, लेकिन अब इसके अलावा भी दूसरे ऑप्शन हैं कि बालक विकास की दृष्टि से जब बच्चा सीखने के लिए ही तैयार नहीं है तो वो कैसे ज्यादा सीख सकता है, यानी ये ऑप्शन भी यहाँ सही नहीं है। वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकता है, भाई ये भी मतलब हेरिडिटी पोटेंशियल के आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर गलत होगा। लेकिन हाँ, ऑप्शन ए जो है कि यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं, तो ये जो है ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, कथन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे विकास की बात की है। वृद्धि और विकास में आपने अंतर पढ़ा है। जब हम बात करते हैं वृद्धि की, तो वृद्धि में क्या होता है, एक बार परिपक्वता अगर आ गई, वृद्धि में क्या होता है, परिपक्वता अगर आ गई तो उसके बाद क्या कह सकते हैं कि बच्चा जो है उस वृद्धि का वहीं रोक हो जाती है, रुक जाती है। लेकिन जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास जो है वो बच्चे की गर्भाधान की प्रक्रिया से शुरू होता है, मृत्यु पर्यंत चलता है। तो यदि मानव विकास सिर्फ परिपक्वता से होता तो मनुष्य बहुत निम्नतम तक ही सीमित रह जाते। यहाँ पर आपका ये ए ऑप्शन जो है उसे सही माना जाएगा। तो अब हम 5वें प्रश्न की ओर देखते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट इज दैट हैप्पीनेस वेरीज एट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द डेवलपमेंट पैटर्न अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विकास के अधिनियमों की अगर हम बात करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि जो अलग अलग काल होते हैं विकास के, उसमें खुशियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। ओके, बच्चा छोटा है तब उस की खुशी जो होगी अलग होगी, बड़ा होता है तो इसे भी अलग अलग चरणों में बांटा गया है। तो इस प्रिंसिपल के आधार पर कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ इज यूजुअली हैप्पीएस्ट पीरियड, जीवन का जो पहला साल होता है वो बहुत खुशी का काल होता है। या फिर जो प्यूबर्टी वाला टाइम होता है, एडोलेसेंस वाला जो टाइम होता है वो और प्रथम वर्ष दोनों बहुत खुशी के काल होते हैं। या फिर वय संधि जो है सबसे अधिक दुखी का समय होता है। या फिर जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और वय संधि काल सबसे अधिक दुखी काल माना गया है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, अकॉर्डिंग टू इट एरिक्सन ने कुछ सिद्धांत दिए हैं। किसके द्वारा दिए गए हैं ये सिद्धांत? ये सिद्धांत दिए गए हैं एरिक्सन के द्वारा। तो एरिक्सन के अनुसार जो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है उसे टोटल 8 चरण के अनुसार बांटा गया है। और उनके अनुसार ये कहा गया है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का और जो वय संधि काल है वो सबसे अधिक दुखी काल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है उसे सही माना जाएगा। तो प्रश्न नंबर 5 ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। एरिक्सन के अनुसार ये बात कही गई है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के बारे में बात हुई है। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट ऑफ द लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो ग्रुप आपको दिख रहा है वो बच्चे के लर्निंग के लिए और विकास के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाला होता है? परिवार, समवयस्क समूह, टेलीविजन, परिवार, समवयस्क समूह और अध्यापक, परिवार, खेल और कंप्यूटर, परिवार, खेल और पर्यटन। बताएं बच्चे के हम क्या कह सकते हैं अधिगम के लिए और विकास के लिए सबसे ज्यादा योगदान जो है किसके द्वारा दिया जाएगा?
तो देखिए कुछ जो दूसरे एग्जाम्पल्स दिए हैं, हम कंप्यूटर ले लें या खेल ले लें या पर्यटन ले लें, तो ये सभी जो है अतिरिक्त शिक्षण अधिगम के साधन हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अधिगम और विकास में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, परिवार का, समवयस्क समूह का और अध्यापक का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 7 आ जाते हैं। एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? ओके, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करे। बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है या फिर बाह्य पुरस्कार से आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। ओके, तो अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो मोटिवेशन जो है क्या है, मोशन से बना है, मोटर से बना होता है। किसी कार्य को करने का बोध मोटिवेशन के द्वारा किया जाता है। और ये दो प्रकार की होती है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, आंतरिक और बाह्य मोटिवेशन ये दो प्रकार का होता है। अब एक टीचर को कौन से ऑप्शन से यहाँ सहमत होना चाहिए, बताएं आपको सही ऑप्शन क्या लगता है? तो यहाँ पर एक चीज याद रखिए कि भाई बच्चा जो है उसको बाह्य प्रेरणा देना भी जरूरी है। कई बार बच्चे में कई बार आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं होती है, तो बाह्य अभिप्रेरणा बच्चे को दी जा सकती है। और वो कब दी जा सकती है? उसकी या तो प्रशंसा करी जाए या फिर उसकी एकदम निंदा करके। नेगेटिव मोटिवेशन भी कई बार बच्चों को दिया जाता है, तो बच्चों को लगता है इस बार मैं नहीं कर पाया तो अगली बार तो मैं पक्का करूंगा, या प्रतिद्वंदिता कॉम्पिटिशन करके हम ये कर सकते हैं। तो इस आधार पर यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होगी जब उसे बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। अधिगमकर्ता जो है कोई बाहरी पुरस्कार प्राप्त करना है, उसे इनाम चाहिए, तब वो बाहरी अभिप्रेरणा जो है मानी जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक अध्यापक जो है वो मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल बच्चों को नदियां, पहाड़, मैदान ये सब प्रदर्शित करते हैं, और वो विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे और मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने के लिए वो कह रहे हैं। ओके, विद्यार्थियों को अन्य पुस्तक या मानचित्र को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही है। तो अध्यापक जो है ये जो काम दिया है उन्होंने, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये डिस्कवरी अप्रोच है या कॉन्सेप्ट मैप होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होगी या इंक्वायरी अप्रोच होगी? अन्वेषण किया जा रहा है। तो बताएं इस प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर ये बिल्कुल बच्चों को क्या कहा जा रहा है कि आप लोगों को ये जो मेजर सिटीज हैं या रेलवेज हैं, इन सब के बारे में कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है, इनको चिन्हित करना है। तो यहाँ पर ये जो टीचर है वो कौन से मेथड को अपना रहे हैं? खोज उपागम को अपना रहे हैं। और इसके जो हम कह सकते हैं जन्मदाता हैं इस नीति के, इस खोज उपागम जो क्रिया है वो है प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसके बारे में सबसे पहले बताया था कि किसी भी विषय को सीखने की प्रक्रिया ही अन्वेषण कहलाती है और छात्रों को विषय संबंधी तथ्यों और सिद्धांतों की खोज स्वयं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्या कह सकते हैं उपागम है, ये खोज उपागम के अंतर्गत माना गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो इस प्रश्न का सही आंसर माना जाएगा। बच्चे खुद खोजेंगे और खुद सीखेंगे, टीचर जो है यहाँ पर पथ प्रदर्शक का काम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन है कैंचुओं का विच्छेदन करना सीखना, क्रिकेट का उत्साह, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, या फिर स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो अगर हम बात करते हैं बांडुरा की, तो उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित किस पर किया है? व्यवहारों के अर्जन पर। ठीक है, व्यवहारों के अर्जन पर उन्होंने सबसे ज्यादा अपनी बातें, अपना मत रखा है। और उन्होंने क्या कहा था कि भाई व्यक्ति का जो व्यवहार का जो अर्जन होता है वो दूसरे व्यक्ति के व्यवहारों के निरीक्षण के द्वारा होता है, वो उनका मानना था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन सही नहीं लग रहा है? तो बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन डी जो है उसे सही माना जाएगा, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। ठीक है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न।
ये प्रश्न क्या कह रहा है कि बच्चा जो है एक वो बहुत टाइम तक विद्यालय नहीं गया है। 1 महीने तक राजेश जो है बीमारी के कारण विद्यालय नहीं गया, और जब वो विद्यालय गया तो भाई कोर्स इतना आगे बढ़ गया था कि वो लंबे सवालों को उसको करना नहीं आया। अब कई बार निराशाजनक अनुभवों में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते ही वह बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। क्या होगा? असफलता को लेकर चिंता, असफलता, लंबे भाग के सवाल, या फिर लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता। इनमें से संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक क्या माना जाएगा? UCS क्या है? इमोशनल अनकंडीशनड स्टिमुलस। इनमें से क्या होगा? तो देखिए, याद रखिए कि जब भी कोई व्यक्ति की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और उसमें बार बार बाधा आ रही है, तो उसमें बच्चे को क्या होती है, बहुत ज्यादा कुंठा हो जाती है। ठीक है, और उस कुंठा को भी क्या कहा गया है? असफलता कहा गया है। उसी को भग्नाशा कहा गया है। और भग्नाशा की जब स्थिति आ जाती है तो बच्चा बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? उत्तेजक हो जाता है, आक्रमणकारी हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही ऑप्शन माना जाएगा। 11वां प्रश्न कहता है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? प्रयत्न और त्रुटि अधिगम, अनुकरण अधिगम, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, या अनुदेशनात्मक अधिगम? बताएं इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए, जब हम बात करते हैं अधिगम की, तो बच्चा लर्न कर रहा है, कुछ सीख रहा है, तो जो हम बच्चे के अधिगम को सबसे ज्यादा प्रभावित क्या करता है? तो बच्चे को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है अनुकरण। ठीक है, बच्चा जब अनुकरण से कुछ सीख रहा है, इसका मतलब वो हो सकता है कि अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों के माध्यम से या उन्होंने जो कार्य किए हैं उनके पुनरावृत्ति कर रहा है। हो सकता है वो अपने पापा जैसा बनना चाहता है, पिताजी के व्यवहार की, या फिर माता के, या भाई बहन, उनका अनुकरण करके अगर बच्चा जो कुछ सीख रहा है तो ये चीजें सबसे ज्यादा उसे प्रभावित करती हैं। और इस आधार पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या माना जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, व्यक्तिक विभिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। यदि विद्यार्थियों की बुद्धि स्तर समान है तो उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। सभी बालकों में कुछ ना कुछ समानता नहीं होती। सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, या व्यक्तिगत विभिन्नताएं वंश क्रम के कारण होती हैं। क्या आंसर आपको सही लगता है? प्रश्न है, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं उसके आधार पर कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो देखिए, बालक का जब भी विकास होता है तो उस पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं का इफेक्ट जरूर पड़ता है, प्रभाव जरूर पड़ता है। अगर बच्चा जो है, हम कहें कि भाई उसकी बुद्धि जो है वो तीव्र बुद्धि है, तो तीव्र बुद्धि वाले बालक का विकास भी तीव्र गति से होगा। अगर हम कहते हैं कि बच्चे की जो बुद्धि है वो मंद है, तो भाई उसकी जो विकास की दर होगी वो भी मंद होगी। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है कि हो सकता है कि कई बार बच्चों का बुद्धि का स्तर समान है। ठीक है, बुद्धि स्तर समान होने पर भी उनकी जो विभिन्न उपलब्धि है उसमें विभिन्नताएं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, भले बुद्धि स्तर समान है। अब समझ लीजिए कि ब्राह्मण जाति का बच्चा है और एक क्षत्रिय जाति का बच्चा है। ओके, आजकल तो इतना कोई डिफरेंसेस माना नहीं जाता है, पर अगर हम बात करते हैं तो ब्राह्मण जाति का जो बच्चा होगा उसमें पढ़ने का या अध्ययन का गुण ज्यादा होगा। क्षत्रिय जाति का जो बच्चा है जिनका सेम बुद्धि स्तर है लेकिन उसमें युद्ध प्रियता का गुण अलग मिलेगा, तो हो सकता है कि भले उनका बुद्धि स्तर समान है लेकिन उपलब्धि में उनके विभिन्नताएं हो सकती है। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे कि नीग्रो लोग जो होते हैं, जो ब्लैकिश लोग होते हैं, जनरली ऐसा माना जाता है कि जो श्वेत प्रजाति के लोग हैं वो ज्यादा बुद्धिमान होते हैं एज कंपेयर टू नीग्रो पीपल, और ज्यादा कार्य कुशलता भी वो ही रखते हैं। तो इस आधार पर हम कौन से ऑप्शन को सही मानेंगे? ऑप्शन ए जो है आपका वो बिल्कुल सही माना जाएगा। अब 13वां प्रश्न है कि भाई एक टॉपिक टीचर को समझाना है। ठीक है, वो किसी प्राचीन मिस्र कला के बारे में बता रहे हैं, एंशिएंट इजिप्शियन आर्ट के बारे में बता रहे हैं, और वो इस तरह से एरो कर करके पूरा उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है। तो वो क्या बनाया उन्होंने? क्या एक डायग्राम बनाया है, एक मॉडल है, कॉन्सेप्ट मैप है, या फिर ग्राफ है? क्या लगता है आपको? तो यहाँ पर भाई ये तो बिल्कुल प्रत्यय मानचित्र का उदाहरण है, ये कॉन्सेप्ट मैप होगा। ठीक है, मेमोरी मैप भी हम कहते हैं कि बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है तो उसको शॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट मैप बना दिया ताकि बच्चों को आसानी से उसको एक्सप्लेन करने में इजी रहे, आसान रहे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो सही माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है कि इनमें से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। प्रोजेक्टिव टेक्निक इनमें से कौन सी नहीं हैगी। खेल तकनीक, शब्द साहचर्य परीक्षण, चित्र साहचर्य परीक्षण या व्यक्तिगत परीक्षण। तो देखिए ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत अध्ययन की, तो जो व्यक्तिगत अध्ययन है इसके अंतर्गत जो भी बच्चे समस्यात्मक बालक जो होते हैं उनके लिए इसका उपयोग किया जाता है, इस अध्ययन का उपयोग किया जाता है, ताकि भाई उनको ये रीजन क्यों इस प्रकार की वो घटनाएं करते हैं या कोशिश करते हैं। कई बार बच्चे जो होते हैं बिना किसी कारण के स्कूल से भाग जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजों की केस स्टडी करने के लिए हम कह सकते हैं व्यक्तिगत अध्ययन का प्रयोग किया जाता है, जो कि प्रोजेक्टिव टेक्निक के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द एथनिक इंडिविजुअल डिफरेंस। ठीक है, बच्चे व्यक्ति के जो प्रजातिगत व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है ना, भाई क्या कह सकते हैं कल्चरल जो डिफरेंस व्यक्ति में पाया जाता है कि भाई साउथ के लोग हैं, हो सकता है हाथ से चावल खा रहे हैं, और जो नॉर्थ के लोग हैं वो नहीं इस प्रकार से खाना खाते, या कहीं पे धोती कुर्ता का पहना हुआ होता है, कहीं पैंट शर्ट पहन रहे हैं लोग, तो उनमें क्या होता है कि कल्चरल डिफरेंस हो जाता है लोगों में। ठीक है, तो उससे संबंधित इनमें से कौन सा ऑप्शन मददगार साबित नहीं होगा। क्या वहां के वैल्यू सिस्टम, मूल्य व्यवस्था, या फिर शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण, या फिर अधिगम की प्रक्रियाएं और विभिन्न व्यवस्थाएं, या फिर बुद्धि। बताएं, क्योंकि हर एक जाति जो है या कोई भी समाज जो है या संस्कृति है वो हर एक एरिया की, हर एक क्षेत्र की पृथक पृथक होती है, और उस पृथकता का व्यक्ति पर बहुत ज्यादा इफेक्ट भी पड़ता है। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो इससे संबंधित नहीं होगा। तो इनसे संबंधित बाकी तीन ऑप्शन है, लेकिन बुद्धि जो है वो इससे रिलेटेड नहीं मानी जाएगी। ओके, तो एथनिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये हेल्प नहीं करती है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। अगला प्रश्न है भाई, कंप्लीट स्टेटमेंट जो है, व्यक्तित्व व्यक्ति में उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसने दी है? मुरे ने, वॉटसन ने, आलपोर्ट ने या स्किनर ने? तो मैं यहाँ पर बता दूं कि ये जो परिभाषा है किसके द्वारा दी गई है? व्यक्तित्व से संबंधित ये परिभाषा दी गई है ऑप्शन सी, G.W. आलपोर्ट के द्वारा। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। कई लोगों ने व्यक्तित्व से रिलेटेड बहुत सारी परिभाषाएं दी है, बोरिंग ने भी दी है, वाटसन ने भी दी है। वाटसन ने क्या कहा है? हम जो कुछ करते हैं वही व्यक्तित्व है। ठीक है, वाटसन के द्वारा ये बात कही गई है, ध्यान रखिएगा। स्किनर ने क्या कहा है? स्किनर की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं और अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। ये स्किनर ने कही है व्यक्तित्व को लेकर, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दिया गया है? आलपोर्ट के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किसके द्वारा किया जाता है? अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, वाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा, अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के द्वारा, या फिर वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। ओके, तो अगर हम बात करते हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की, तो ये जो अध्ययन है बालक के भावात्मक अनुकूलन, उत्प्रेरण, उनकी रुचियों को समझने में सहायता करता है। लेकिन हमें बालक का जनरल बुद्धि का अगर मापन करना है तो उसके लिए अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पर सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत देता है? उन्नति के मापन में सहायक है, बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता छिपाते हैं, बालकों को वर्गीकृत करने में, या फिर अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने में। तो बिल्कुल यहाँ पर तीन जो ऑप्शन है बिल्कुल पॉजिटिव है, बुद्धि परीक्षण के उपयोग से संबंधित है। लेकिन ऑप्शन बी जो यहाँ पर होगा कि बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, ये बिल्कुल गलत बात मानी जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालक की विशेषता क्या नहीं होती है? अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं। भाई ठीक है, ये तो हो सकती है ना विशेषता के, उनमें जितनी शैक्षिक उपलब्धि होनी चाहिए थी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए थी, लेकिन नेचुरल एबिलिटीज नहीं वो हो पाई। क्यों? क्योंकि उनको उस प्रकार की प्रकृति मिली है, वो पिछड़े बालक हैं।
सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, बिल्कुल सही है। अपनी आयु के बालकों से पिछड़ जाते हैं तभी वे पिछड़े बालक हैं। हाँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर पिछड़ा बालक जो है वो कम बुद्धि रखता हो। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो पिछड़े बालक होते क्या हैं? पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं जो कक्षा में किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं। ओके, या हम कह सकते हैं कि औसत दर्जे के बालकों के समान प्रगति करने में असमर्थ नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वे कम बुद्धि रखते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। अगला है, कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है, यानी डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट। कौन सा लग रहा है आपको? बच्चा जो है डायरेक्ट एडजस्टमेंट कर रहा है, तो समायोजन जो है उसका मतलब क्या होता है? समायोजन अच्छी तरीके से व्यवस्था करना। ओके, तो समायोजन जो है, कई बच्चा जो है अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा? सब्सटीट्यूशन ऑफ द गोल्स बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। दमन करना नहीं होगा, प्रतिगमन, प्रक्षेपण, ये सभी गलत आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर लक्ष्यों का प्रतिस्थापन जो है वो डायरेक्ट मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में माना जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सेपरेट क्लासेस और एनरिचमेंट प्रोग्राम जो हैं वो किस तरह के बच्चों के लिए ज्यादा उपयोगी होते हैं? ऑप्शंस हैं, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दूसरा है निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, प्रतिभाशाली और निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पर जो हम बात करें, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, वो क्या, उनकी कुछ विशेषता होती है। ठीक है, वो मतलब हम कह सकते हैं कि उनमें धैर्य भी होता है, वो अनुशासित भी होते हैं, वो अध्ययन में भी सफलता प्राप्त करते हैं, खेल में भी अच्छे होते हैं। तो ऐसे कुछ प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं, तो इस प्रकार के बच्चों के लिए विशेष शिक्षण पद्धति का उपयोग किया जाए। सेपरेट क्लासेस और एनरिचमेंट प्रोग्राम जो है दिए जाना चाहिए, बिल्कुल दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर आपको सही उत्तर का चयन करना है। 4 ऑप्शन इस प्रकार से दिए हैं, एल एम एन ओ को आपको मैच करना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर दिया गया है आंसर की के द्वारा, ऑप्शन सी दिया गया है। मुझे भी एक बार देखना पड़ेगा क्यों आया है सी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट माना गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है, शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? ठीक है ना, एकेडमिक डिफिकल्टीज की यहाँ पर बात हो रही है। भाई, कान से संबंधित और उससे जुड़ी नसों का काम नहीं करना, भाषा को बोलने में असामान्यता का होना, मानसिक सक्रियता का कम होना, या व्यावहारिक और सामाजिक बुद्धि में कमी होना। तो देखिए, भाषा में बोलने में जो असामान्यता हो रही है, वो जो है शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों में इस चीज का सामना करना हो सकता है। वो न तो व्यवहार संबंधी होगी, न मनोवैज्ञानिक होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेसिंग डेफिशिएंसी के जो बच्चे होते हैं उनमें किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाएगी? ठीक है, यानी अधिगम से संबंधित जो निर्योग्यता जो है किससे संबंधित होनी चाहिए? प्रोसेसिंग से रिलेटेड। तो उनमें क्या पाया जाता है? भाई, संख्या संबंधी सूचना याद करने में दिक्कत होती है, समय और दिशा की कम समझ होती है, या बहुत ज्यादा सक्रिय बिहेवियर होता है उनका, या मांसपेशियों पर नियंत्रण नहीं होता है, या वो कम मानसिक सक्रियता वाले बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम बात करते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज की, तो उन्हें 3 रूपों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पढ़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो डिसलेक्सिया, गणना से संबंधित कोई दिक्कत हो रही है तो डिसकैलकुलिया, और लेखन संबंधी अगर दिक्कत होती है तो इसे डिसग्राफिया कहा जाता है। सभी जानते हैं ये। तो यहाँ पर अगर बच्चा जो है प्रोसेसिंग की डेफिशिएंसी है, तो बिल्कुल संख्याओं और सूचनाओं को या दिशा संबंधित समझ बच्चे को कम होगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन इज टू, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाना, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, या ग्रेड्स प्रदान करना। तो देखिए, अब बच्चे जो होते हैं उनका व्यवहार में समय समय पर निरंतर चेंजेस होते रहते हैं, और उस पर ध्यान रखना है, उस पर जांच करते रहना ही मूल्यांकन कहलाता है। अब याद रखिए कि प्रगति पर गौर करना और उस आधार पर उपचारात्मक अनुदेशन की योजना बनाने के लिए निर्माणात्मक मूल्यांकन किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप ऑफ रिसर्च मेक्स रिसर्च एन एक्शन रिसर्च?
निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? उपकल्पनाओं का निर्माण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन, सामान्यीकरण या शोध आकल्प का अपरिवर्तन और कठोर होना। तो देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम एक्शन रिसर्च कहते हैं, तो एक्शन रिसर्च जो है उसके टोटल 6 सोपान है। ठीक है, 6 स्टेप हम कह सकते हैं कि सबसे पहले तो भाई समस्या जो है उसकी जानकारी प्राप्त करना, उसको पहचानना, उसके बाद उस समस्या को परिभाषित करना और उसे परिसीमित करना, उसके बाद उसके समस्या के होने के कारणों के बारे में विश्लेषण करना, उसके पश्चात क्रियात्मक प्राकल्पना की संरचना करना, फिर उसके लिए क्या क्या परीक्षण किए जा सकें उसके लिए रेखा चित्र बनाना, और लास्ट में निर्णय लेना और उसके आधार को पर खोजना। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होगा वो क्या माना जाएगा? प्रोग्राम का क्रियान्वयन और अंतिम मूल्यांकन जो है वो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों का लेख सुधार किया जाए, 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा और मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन, परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव, या भूगोल के अधिगम में एटलस और ग्लोब का प्रयोग। तो भाई ये तीनों तो जरूरी हैं, लेकिन ऑप्शन सी जो है वो उपयुक्त नहीं माना जाएगा कि परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अनुदेशन का प्रभाव। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009? ओके, तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं। अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करना, घुमंतु बालक के प्रवेश की सुरक्षा निर्धारित करना, एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, या 14 वर्ष के बाद की शिक्षा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है, क्योंकि इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की तो बात की है, लेकिन 14 साल के बाद की शिक्षा की बात नहीं की गई है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। 29वां प्रश्न है, राष्ट्रीय परिचर्चा रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को मानना, स्त्रियों के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी का दृष्टिकोण को बढ़ाने का प्रोग्राम का आयोजन और व्रत चित्रों और फिल्मों को एकत्र करना तथा दिखाना जिसके माध्यम से न्याय और शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, क्योंकि ताकि क्या किया जा सके? शांति की शिक्षा दी जा सके, मूल्यों की शिक्षा दी जा सके, नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, या इनमें से कोई नहीं। तो भाई अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की, तो वो शांति के लिए शिक्षा, नैतिक विकास के लिए शिक्षा, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बिल्कुल बल देती है। ओके, तो यहाँ पर लेकिन अगर इस प्रकार के आयोजन किया जा रहा है तो वो मुख्य रूप से किस लिए किया गया है? ताकि शांति में वृद्धि हो, शांति की शिक्षा जो है लोगों को दी जा सके। ऑप्शन ए जो है सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। देखिए, बीज अंकुरित होने का अनुभव प्रदान करना, ये किससे संबंधित हो जाएगा? ये बिल्कुल अवलोकन से संबंधित हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चा रोल प्ले कर रहा है या भूमिका निर्वाह कर रहा है, यानी वो भाग ले रहा है, ऑप्शन यहाँ पर 3 वाला होगा। परिवार में लैंगिक विभेदीकरण की क्रिया पर वार्तालाप कर रहा है बच्चा, यानी वो विचार और मनन कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन चौथा हो जाएगा। और दुग्धशाला में दूध के उत्पादों की प्रक्रिया या डिब्बाबंदी को वो बच्चा जो है समझ रहा है, बंद करने की जो प्रक्रिया है, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगी? अवलोकन के अंतर्गत आ जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है 1341 जो है वो करेक्ट माना जाएगा। सो आज हमने कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।